ये फरमाइएगा सर, ये निगरान प्राइम मिनिस्टर का एक अभी तक मसला हल नहीं हुआ, इशू फंसा हुआ कहां पे? सॉरी, असल में मैं इसलिए हंस पड़ा कि आज कौमी असम्बली में छोटी सी ऑपोजिशन है, तो एक ऑपोजिशन मेंबर जो है उन्होंने राजा रियाज साहब से पूछा कि राजा साहब, वो आप हमारे ऑपोजिशन लीडर हैं, तो आपने कोई नाम वाम हमसे डिस्कस नहीं किए, तो आपने नाम नहीं देने प्राइम मिनिस्टर को, तो कोई नाम अगर देने हैं तो हमारे से डिस्कस करें आप। तो राजा साहब ने कहा कि नहीं, वो अभी छोड़ें इसको, वो जब मेरी कल मुलाकात है वजीर आजम साहब से, तो वो फिर उसने ऑपोजिशन मेंबर थे जो, उन्होंने फिर राजा साहब को पूछा कि राजा साहब चले ठीक है, आपके पास तो कोई नाम नहीं है, क्या वजीर आजम के पास भी कोई नाम है या नहीं है? तो ये जावेद चौधरी साहब समझने की बात है कि इस कौमी असम्बली जिसका आज आखिरी दिन था, उसके कुछ अरकान का ये ख्याल है कि ना तो निगरान वजीर आजम का नाम राजा रियाज के पास है और ना ही शहबाज शरीफ साहब के पास है, नाम कहीं और से आना है, और ये रवायत है पाकिस्तान में। तो इसलिए मैं और आप जो है एक दूसरे से पूछ के अपने आप को हम तिफल तसलियां दे रहे हैं, लेकिन जाहिर बात है फैसला तो कहीं और होना है, और जो उन्होंने फैसला कर लिया होगा कि कौन निगरान वज़ीर आज़म होगा, वो कल परसों तक आपको पता चल जाएगा। वैसे आज पीपल्स पार्टी की तरफ से जलील अब्बास जिलानी साहब का नाम आया है और खुद वहीं से लीक हुआ है कि हमने जी मियां नवाज शरीफ के सामने ये नाम रखा था और हमने उनसे कहा था कि आप इन्हें बना दे या फिर तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब को बना दे। दो नाम उन्होंने दिए थे और मियां नवाज शरीफ साहब ने दोनों पर एतराज कोई नहीं किया। अब पता नहीं उन्होंने कबूल भी किया या नहीं किया। बस पीपल्स पार्टी का राइट है, लेकिन आईनी लिहाज से देखा जाए तो ये जो सलाह मशवरा है ये सिर्फ वजीर आजम और अपोजिशन लीडर के दरमियान होना है। तो क्योंकि पीपल्स पार्टी एक इत्तेहादी जमात है और भी जो इत्तेहादी जमातें हैं, तो वो एक इनफॉर्मली वो नाम कोई दे सकते हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ को कि जी ये हमारी तरफ से नाम है, इस पर भी गौर कर लें। लेकिन आईनी और कानूनी लिहाज से तो ये सिर्फ राजा रियाज और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान तय होना है। तो पहले ये मुलाकात आज होनी थी, अब ये मुलाकात कल होगी, और बकौल बहुत से जो ऑपोजिशन के मेंबर हैं जिनको राजा रियाज साहब रिप्रेजेंट करते हैं, उनका ये ख्याल है कि अभी तक राजा रियाज साहब के पास कोई नाम नहीं। जी ठीक है हफ्सा, मैं हामिद मीर साहब की तरफ जाना, मैंने हफ्सा बाद में आपकी तरफ आऊंगा। मीर साहब ये फरमाइएगा कि अब ये जो सूरत हाल है, एक तो इमरान खान साहब जाहिर है साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं और उनकी कुछ राइट्स हैं जो उन्हें मिलने चाहिए, लेकिन वो राइट्स लेना नहीं चाहते और उसके मुकाबले में ये राइट्स जो उनके वकला लेकर देना चाहते हैं। तो क्या ये आपको कुछ स्टोरी समझ आ रही? देखिए, ये कानून में इसकी गुंजाइश मौजूद है और मैं आपको बहुत सी मिसालें दे सकता हूँ, और एक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ और वो बहुत बड़ी मिसाल है। इमरान खान साहब के लिए तो सिर्फ क्लास का मसला है ना, लेकिन यहाँ तो जिंदगी और मौत का मसला भी था। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं ये रावलपिंडी जेल में थे, तो उस वक्त उनके वकला जो है वो उनको इसरार करते थे कि जी हम आपकी तरफ से रहम की अपील दायर करना चाहते हैं, क्योंकि उनको सजाए मौत दे दी गई थी। तो भुट्टो साहब ने इनकार कर दिया था, उन्होंने कहा कि मैं ज़ियाउल हक को रहम की अपील नहीं दूंगा और मैं उस पर साइन नहीं करूंगा। तो उसके बाद जो भुट्टो साहब के वकला थे उन्होंने बेगम नुसरत भुट्टो साहब को कायल किया कि आपकी तरफ से हम एक अपील दायर कर देते हैं। तो अपील दायर हुई थी और वो अपील ज़ियाउल हक ने रिजेक्ट कर दी थी। तो मेरा ख्याल है कि ये अंडरस्टैंडेबल है कि इमरान खान साहब जो है, क्योंकि जब वो जेल से बाहर थे और वो स्टेटमेंट्स दे रहे थे, वो इंटरव्यू दे रहे थे, वो पब्लिक रैली से खिताब कर रहे थे, तो उनकी शहबाज शरीफ के बारे में, आसिफ जरदारी साहब के बारे में बड़ी सख्त जुबान वो इस्तेमाल करते थे। तो अब वो कैसे ये हो सकता है कि वो उनसे कहें जी कि आप मेरी क्लास चेंज कर दें? तो अगर उनके वकील जो है उनके बिहाफ पे कोई वो राइट अपने क्लाइंट के लिए लेना चाहते हैं जो कि कानून में मौजूद है, तो मेरा ख्याल है इसमें कोई मुज़ायके वाली बात नहीं है, ये गैर कानूनी नहीं है, ऐसा होता है। और मैं आपको कुछ और भी मिसालें दे सकता हूँ, मैं शहबाज शरीफ साहब की मिसाल भी दे सकता हूँ, लेकिन वो फिर कहानी लंबी हो जाएगी क्योंकि मैं खुद भी बहुत सी मामलात का विटनेस। सवाल सिंपल ये है कि अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं होते तो फिर क्या गारंटी है कि 9 साल के अंदर भी हो जाएंगे? नहीं, ये तो बड़ा सीरियस सवाल है और मैं समझता हूँ कि इसकी कोई गुंजाइश नहीं है आइन में। ये जो कुछ हुकूमत के वज़रा ने स्टेटमेंट्स दिए हैं कि जी आइन में अगर 90 दिन की पाबंदी है तो अगर 120 दिन में इलेक्शन हो जाता है तो इसमें कौन सी बात है? मेरा ख्याल है कि पहले भी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाया जाए, जो कि आप नहीं करवा सकते। तो अब अगर आपने वही तारीख जो है वो कौमी असम्बली में भी दोहरानी है और सूबाई असम्बलियों में भी दोहरानी है, और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट है, आपकी कौमी असम्बली की मुद्दत खत्म हो गई है, अगर आप 2-3 दिन पहले असम्बली डिसॉल्व कर रहे हैं तो फिर ये इलेक्शन 90 दिन में होना चाहिए। तो आर्टिकल 224 बड़ा क्लियर है, अगर आप इस 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवाते तो भले सीसीआई आ जाए, कोई आ जाए, ये मेरा ख्याल है कि ये हमारी जो है ना, इसको हमें अपनी इज्जत, जिंदगी और मौत का मसला बनाना चाहिए, क्योंकि ये 1973 का आइन इस वक्त पाकिस्तान की वाहिद कंसेंसस डॉक्यूमेंट है, ये वाहिद मुतफिका दस्तावेज है जो पाकिस्तान के तमाम सूबों को एक दूसरे के साथ जोड़ती है। इसके अब कोई दोबारा जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मौलाना मुफ्ती महमूद, कोई दोबारा खान अब्दुल वली खान,
गौस बख्श वजीर, जो कोई नहीं दोबारा आएगा, जो तमाम तरह इख्तिलाफात के बावजूद आपस में बैठ के इस आइन पे उन्होंने इत्तेफाक किया था। तो अगर आप इस आइन पे इत्तेफाक नहीं कर सकते और इस आइन पे अमल दरामद नहीं कर सकते, और ये जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, ये जाते जाते भी अगर इस आइन के मुताबिक इलेक्शन नहीं करवाती, तो ये इनकी बहुत बड़ी नाकामी होगी। तो मैं समझता हूँ कि इसकी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। ये जो वुज़रा साहबान ने कहा ना कि 130 लगता ये है कि पाकिस्तान में जमहूरियत भी डिफॉल्ट कर चुकी है। क्या ये असेंबली, इसको क्या कहा जाएगा? को आइडियल असेंबली थी, बुरी असेंबली थी, अच्छी थी, कैसी थी ये? देखिए, ये वैसी असेंबली थी जिस तरह की इससे पहले की असेंबली थी, और ये तो कोई राज नहीं है कि पाकिस्तान में ना पार्लियामेंट आज़ाद है, ना अदलिया आज़ाद है, ना मीडिया आज़ाद है। तो ये एक नीम जमहूरी किस्म की असेंबली थी, और इस असेंबली में जो आखिरी दिनों में जिस तेज रफ्तारी के साथ कानून साजी हुई है और जो बिल मंजूर किए गए हैं, तो उसके बाद इसी असेंबली में जो कुछ अपोजिशन के अरकान है, उन्होंने इसको रबर स्टैम्प असेंबली भी करार दिया है, और बहुत से मुतनाज़ा कानून भी इस असेंबली ने मंजूर किए हैं, बहुत से अच्छे कानून भी मंजूर किए हैं। तो अच्छी बातें भी हैं और बुरी बातें भी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो अगस्त 2023 का महीना है, ये महीना जो है, ये आईन पाकिस्तान के नफाज के 50 साल पूरे होने का महीना है। 14 अगस्त 1973 को जो है हमारा आइन जो है ये नाफिज हुआ था, और अब 14 अगस्त 2023 भी आने वाली है, और आज जो है इस असेंबली की मुद्दत खत्म हो रही है। इस लिहाज से देखा जाए तो आइन की बालादस्ती के हवाले से इस असेंबली को जो किरदार अदा करना चाहिए था, वो मेरे ख्याल से वैसा किरदार ये असेंबली अदा नहीं कर सकी, बल्कि इस असेंबली ने कुछ ऐसे बिल भी मंजूर कर लिए हैं जो कि खुद इसी असेंबली की जो इंडिपेंडेंस है वो उसको कंप्रोमाइज करते हैं। जैसा कि ये थोड़े दिन पहले एक ऑफिशियल सिगरेट एक्ट के नाम से जो बिल मंजूर किया गया है, बजाहिर उसमें काफी तरमीम की गई है, लेकिन अभी भी इसी असेंबली के बहुत से अरकान और इसी पार्लियामेंट का जो ऐवान बाला है, उसके बहुत से अरकान ये कह रहे हैं कि उस बिल में अभी भी ऐसी शिकें मौजूद हैं जिसके तहत आने वाले वक्त में जो अरकान पार्लियामेंट हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा बगैर किसी मुकदमे के। तो मैं समझता हूँ कि बड़े मुश्किल हालात में शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने थे। बतौर वज़ीर आज़म तो ये कह सकते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से निकाला, लेकिन लगता यह है कि पाकिस्तान में जमहूरियत भी डिफॉल्ट कर चुकी है।